CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हर रविवार की तरह आज भी CNE न्यूज के साथ विशेषज्ञ के तौर पर नई जानकारी लेकर हमारे बीच RK गर्ग साहब आए हुए हैं। आज का विषय है प्रशासनिक लापरवाही की वजह से गिरते पेड़ और इससे जाती हुई जानें। कमज़ोर खोखले पेड़ों को काटने के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया ने इसे और भी जानलेवा बना दिया है। आपको ध्यान दिला दें कि पिछले दिनों चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पीपल का पेड़ गिरने से 16 साल की एक छात्रा की जान चली गई। कई बच्चे घायल भी हुए हैं। इसी पर देश भर की अलग अलग राज्यों की सरकारें और प्रशासनिक तंत्रों को जगाने के लिए CNE न्यूज की बात विशेषज्ञ RK गर्ग से हो रही है। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को जरूर सुने। आखिरकार ऐसी परिस्थिति से हम कैसे बचें। गर्ग ने चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बनाई गई जांच कमेटी पर भी सवाल खड़ा किया है। तो सुनते हैं क्या कहते हैं RK गर्ग साहब। देखिए, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है जिसमें एक बच्ची की जान गई है, दूसरे बच्चे का हाथ भी काटा गया है और एक और बहुत सीरियस हालत में पता लगा है कि वो हॉस्पिटल में है। यहाँ यह ज़रूर बता दें कि ये घटना कहाँ घटी थी। देखिए, ये जो घटना है ये चंडीगढ़ के एक स्कूल में घटी है। वहाँ पे एक ये जो हेरिटेज स्टेटस का पेड़ था जो वो गिरा है जब वो बच्चे लंच टाइम में अपना खाना वगैरह खा रहे थे वहाँ पे, और अचानक ये पेड़ गिरा है जो कि उसके नीचे कई बच्चे दबे, काफ़ी सारे लोग घायल हुए। सवाल ये है कि ये जो घटना घटी है वो क्या बात हुई है, कैसे हुआ है ये सब और क्यों हुआ है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है ये पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले बहुत बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हमारी जो चंडीगढ़ की जो हिस्ट्री है, 2013 में सेक्टर 17 की घटना है जहाँ पे एक बच्ची के ऊपर पेड़ गिरा था और बाद में उसकी टांग वगैरह काटनी पड़ी थी, और उसी पेरेंट्स ने फिर वो केस हाई कोर्ट में लेके गए थे। हाई कोर्ट में जो अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने इसको और थोड़ा ब्रॉडर लेके और सारे इश्यूज़ उसके अंदर डील करे थे, तो सरकार ने उस वक्त सारा कुछ अपना बेरवा दिया था। और मुझे याद है अच्छी तरह से करीब 1000 पेड़ों की सूखे और कमज़ोर पेड़ों की बात हुई थी। उसमें से 800-900 पेड़ों को काट भी दिया गया था। उस वक्त कुछ 100-150 पेड़ रह गए थे उसमें। और पहले क्या होता था कि जो ये पावर है पेड़ों को काटने की, जो परमिशन है, सैंक्शन है जिसको कहते हैं, अप्रूवल है, वो एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं पोस्ट, उनके पास होती थी। लेकिन 2017 में जब ये हाई कोर्ट में ये केस काफ़ी चला और जब बात इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो फिर सरकार ने थोड़ा इसका सिस्टम चेंज किया। सिस्टम चेंज करने के बाद फिर 3 अथॉरिटी आ गई। एक MC का हॉर्टिकल्चर, एक UT एडमिनिस्ट्रेशन का हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो अगर कोई ऐसी कोई डिमांड आती है पेड़ काटने की, पेड़ को प्रूनिंग करने की कोई चीज़ होती है, वो जो पेड़ अंदर लगे हुए हैं, किसी के प्रीमाइसेस के अंदर लगे हुए हैं, वो जिम्मेवारी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। जो पेड़ बाहर लगे हुए हैं, ओपन में लगे हुए हैं, सड़कों के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे एरिया में, खुले एरिया में लगे हैं, वो जिम्मेवारी है MC हॉर्टिकल्चर की। और जो पेड़ फॉरेस्ट में लगे हुए हैं वो जिम्मेवारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो इस तरह से ये जिम्मेवारियाँ बिल्कुल बंटी हुई हैं। इससे पहले मैं आपको एक घटना बता दूं कि इस तरह की जो घटना होती है, जब भी कोई घटना होती है तो बहुत सारा हाइप होता है। उस वक्त हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो रिकॉर्ड के हिसाब से 13 अगस्त 2018 को 35 साल के आदमी की डेथ हुई सेक्टर 10 में जी। 2019 में, जुलाई 2019 में, 11 जुलाई 2019, बिल्कुल ही आज से 3 साल पहले 37 सेक्टर में एक ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की डेथ हुई है। 15 मार्च 2020 को 27 साल के एक बाइकर की डेथ हुई है जहां पे धनास में उसके ऊपर पेड़ गिरा था। और 5 फरवरी 2021 को 45 साल का आदमी जो है वो पेड़ गिरने से मक्खन माजरा में डेथ हुई है। स्कूटर पे था वो आदमी। इस तरह से तो ये सब चीज़ होती रही है। होता क्या है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो उस वक्त सारी चीज़ें
मूव होते हैं, जैसे अभी हो रहा है सब कुछ बात होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं और फिर रूटीन सिस्टम में आ जाते हैं। ये जो रूटीन सिस्टम में आने के बाद फिर जो है वो ऐसी रूटीन चल पड़ता है, फिर एक घटना और होती है, उस घटना के बाद फिर हम इस चीज़ को फिर इसको दोबारा से फिर डील करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो घटना यहाँ पे हुई है, इसके ऊपर बहुत सारा एक नेशन वाइड टाइप की जो बात होती है कि ऐसा पेड़ गिर के, हेरिटेज पेड़ गिरा। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉलेज के लिए, कि ये जो पेड़ है वो हेरिटेज पेड़ था। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पे एक हेरिटेज पेड़ की प्लेट बनाई हुई है, उन्होंने वो प्लेट लगाई हुई थी। अब 31 पेड़ ऐसे अलग अलग जगह पे चंडीगढ़ में हैं इस टाइप के। पहली बात तो ये हेरिटेज पेड़ बनाने वाली जो बात है वो कहाँ से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, क्योंकि अब ऐसी देखिए कहीं पे भी चले जाएं, इंडिया भर में क्या विदेशों में भी किसी जगह पे चले जाएं, जो पेड़ होते हैं उनकी जो एज होती है वो 100 साल, 150 साल, 250 साल, 300 साल, 500-600 साल। जैसे मान लो हरियाणा में ज्योतिसर में जहाँ पे ये गीता का उपदेश हुआ था, वहाँ पे जो बड़का पेड़ हुआ है तो वो कह रहे हैं कि महाभारत के टाइम का वो चला आ जा रहा है। तो ऐसे पेड़ तो होना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है ये सब कुछ। सर, पेड़ों का की जो आयु है वो कई सौ साल तक, कई हज़ार साल भी, जैसे बरगद के पेड़ हैं, सुना जाता है कि 700-800 साल तो वैसे ज़िंदा रह सकते हैं। यहाँ जो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ की भी जो आयु होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में इस पेड़ का गिर जाना, इसका जो मुख्य कारण है, इसके ऊपर लोग नहीं जा रहे। बस इतना है कि पेड़ गिर गया, लोग मर गए, इसके बाद कोई बातचीत नहीं होती है। तो इसका जो पैमाना है, क्या उस पैमाने को हम जो पता करते हैं उसी में कोई गड़बड़ है या कुछ कमी है? देखिए, वही मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जब जैसे मान लो एक एग्जांपल छोटी सी लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो किसी भी बिल्डिंग को जब वो अपने अधिकार में लेता है या उसके ऊपर कहता है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में आती है, तो वो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा देता है बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग की जो देखभाल है, उसकी जो अगर कुछ उसकी रिपेयर मेंटेनेंस है, रेनोवेशन है, उसकी रेस्टोरेशन है, वो सारा कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी बन जाती है। तो वो सारा काम करता है और कोई आदमी उसके अंदर सिर्फ उसको विजिट कर सकते हैं टूरिस्ट प्लेस के तौर पे, और अदरवाइज़ वो बिल्डिंग उनके अधिकार क्षेत्र में रहती है, उसको किसी काम में और में नहीं लाया जा सकता। इसी तरह से उसी पैमाने के आधार पे जब देखें, जब 31 पेड़ हेरिटेज पेड़ है, वहाँ पे हेरिटेज का बोर्ड उन्होंने काफ़ी पैसे, पब्लिक के पैसे खर्च करके उस पर बोर्ड लगाया था। तो मुझे ये लग रहा है कि जब एक हेरिटेज का बोर्ड लगा दिया तो वो बोर्ड की जिम्मेवारी उस डिपार्टमेंट की बन जाती है जिसने वो बोर्ड लगा के 31 पेड़ों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। अब क्या बात आती है कि क्या हो रहा है कि जब उसको हेरिटेज का स्टेटस दे दिया, अब हेरिटेज स्टेटस में ये कहा है कि ना तो पेड़ को आप काट सकते हो, ना उसकी प्रूनिंग कर सकते हो। ये एक अजीब तरह के कुछ रूल्स कानून बनाए हुए हैं। तो ये जो हेरिटेज का जो बात है, कहाँ कहाँ इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आप हेरिटेज बना के उसको एक मोन्यूमेंट बना के, क्योंकि दुनिया भर में कहीं पे भी हेरिटेज पेड़ की बात नहीं होती, पुराने पेड़ होते हैं उनको मेंटेन करने की बात होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल अमृतसर में है, वहाँ पे एक पवित्र जगह पे एक पेड़ है जिसको सालों सालों से मेंटेन किया हुआ है, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं वहाँ पे और उसको वो मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ सालों पहले, 2-3-4 साल पहले, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेफरेंस किया था। उन्होंने सारी गाइडलाइंस भी दी थी कि आपको पेड़ों को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से बात करेंगे। उनके अंदर जो टर्माइट होता है, जो उनको खा जाता है, जो उनकी जड़ों को और उनके जो तने को खोखला कर देता है, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया गया था। कहने का पर्पज़ ये है सब चीज़ें कि हमारे पास पूरा सिस्टम है, हमारे पास पूरा कोई धन की कमी नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये केयरलेसनेस कह लो इसको, या एक रूटीन मैटर कह लो, तो वो जब वो शुरू हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ये हो जाती हैं। अब ये जो पेड़ गिरा है, इस पेड़ की बात करते हैं, उसके बाद कल एक और पेड़ किसी स्कूल की दीवार पे गिरा है, इससे पहले भी पेड़ गिरते रहे हैं। ये जो पेड़ गिरा है, पेड़ ऐसे
2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे में नहीं गिर सकता। पेड़ गिरने में उसकी प्रोसेस होती है, इतना सारा बड़ा पेड़ जब गिरेगा उसमें 1-2 दिन का, 3 दिन का टाइम तो लगेगा ही, तो देखभाल करनी होती है। तो जहाँ तक ये बात हो रही है कि हर कोई कह रहा है कि ये पता नहीं लग रहा कि उस पेड़ का या वो दूसरे 31 पेड़। सर मैं बीच में टोकना चाहूँगा कि जिस तरह से कॉन्वेंट कार्मल स्कूल में पेड़ गिरा है, संरक्षित है, इनको जो है हेरिटेज ट्री के नाम पर इनका देखभाल होनी चाहिए थी, तो यहाँ जो डिपार्टमेंट है रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट ने क्या इसकी देखभाल कभी नहीं करी? अगर देखभाल करते होते तो शायद इनको पहले जानकारी मिल जाती कि ये पेड़ गिरने वाला है। दूसरी बात कि जब ये संरक्षित पेड़ है और एनजीटी का एक गाइडलाइन है कि आप पेड़ के तने को चारों तरफ से सीमेंट से आप उसका चबूतरा ना बनाएं, आप देख रहे हैं कि वो चबूतरा भी साथ के साथ है, तो हेरिटेज डिपार्टमेंट या जो वन विभाग है वो प्लस प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट ये कर क्या रहे थे जो कि इस चबूतरे को किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, और आज स्थिति ये हुई कि एक बच्ची की जान चली जाती है और ये हालात हुए। अब ये अफरा तफरी में बचे हैं। कमेटी का गठन हुआ, क्या देखेगी ये कमेटी और क्या करेगा या क्या होगा इससे? अब देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं, और हमारे यहाँ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पूरा डिपार्टमेंट है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एमसी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, पूरा सिस्टम हमारे पास है। लेकिन हैरानी की बात यही कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो क्या होता है कि रूटीन मैटर हो जाता है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, ये जैसे ये इंसिडेंट हो गई, अब थोड़ा हाइप होगा, थोड़े से दिन की बात होएगी, उसके बाद फिर ये सब रूटीन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट को ये चबूतरा नहीं बनाना चाहिए था, अगर उन्होंने बनाया, या किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि और कई, आपने जैसे कहा कि 31 पेड़ हैं, उनकी भी क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि संबंधित डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, वो भी एक इंतज़ार हो रहा होगा कि कोई गिरे और फिर मरे उसमें। नहीं, देखिए अब इसमें एक चीज़ और होती है, क्या हो रहा है कि एक हेरिटेज पेड़ गिरा हेरिटेज के नाम से, अब सारे हम हेरिटेज पेड़ों के पीछे लग गए हैं। लेकिन दूसरी बात ये हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हेरिटेज पेड़ों के अलावा भी बहुत सारे पेड़ों के तने कमज़ोर हैं, बहुत सारे पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हैं, बहुत सारे पेड़ बहुत ऊंचे ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे आग लगी, उस आग को बुझा दिया, बात ख़त्म हो गई, एक कमेटी बैठा दी और वो सारा सिस्टम सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा इसको ब्रॉड सोचना पड़ेगा, बुरी बात सोचनी पड़ेगी, उसको रूटीन मैटर नहीं है। जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के आए थे, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि हमारे पास रैपिड टास्क फोर्स है। रैपिड टास्क फोर्स ये होता है कि अगर जब भी उसको कॉल की जाए वो 15 मिनट के अंदर जगह पे पहुंच जाती है। हमने कहा कि ये तो बात ऐसे ही है जी, कोई ख़ास बात नहीं है तो इसको। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। उन्होंने कॉल किया और ठीक 12 मिनट में रैपिड टास्क फोर्स, वो होटल में मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे हमारी कमरे में पहुँच गई थी रैपिड टास्क फोर्स। सो इस तरह का एक मॉक ड्रिल जो फायर वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, आर्मी वाले करते हैं, एक मॉक ड्रिल होती है। तो कभी ना कभी सिस्टम को इसकी कोऑर्डिनेशन कुछ होना चाहिए, इसका कुछ इसकी मीटिंग होनी चाहिए और एक चेक करना चाहिए, खासकर बरसाती के महीने में, क्योंकि इसी समय में हमने देखा है कि अधिकतर पेड़ गिरते हैं, कहीं बिजली गिरने से या जो भी कारण होता है पेड़, लेकिन ज़्यादा बरसात के सीज़न में गिरते हैं। अभी एक्टिव हो जाना चाहिए था, अगर एक्टिव होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। देखिए, यही तो चीज़ है। हमारा सिस्टम क्या है, जब हमारी बरसात होने वाली है, आंधियाँ चलती हैं उस टाइम पे, और हमें पता है कि हमारे पेड़, क्योंकि पेवर ब्लॉक इतने ज़्यादा लगाए गए हैं, उनसे जड़ें हमारी कमज़ोर हो गई हैं, तो क्यों नहीं ये 3 डिपार्टमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं देख पाते? उनको सबसे पहले, जैसे हम मलेरिया के लिए हम तैयारी करते हैं, हम जैसे बरसात के लिए तैयारी करते हैं कि रोड गली साफ़ कराओ, सड़कें साफ़ कराओ, पानी ठीक से बहे, तो इस हरियाली का जो हमारे पास जो हरियाली है चंडीगढ़ में, तो बरसात से पहले, सीज़न आने से पहले क्यों नहीं उसकी पूरी देखभाल की गई? ये डिपार्टमेंटों की जिम्मेवारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। दूसरी बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे, ये तो हमारे चंडीगढ़ की स्थिति है। देश भर के लोगों को आप
क्या एडवाइस करेंगे साथ में वो डिपार्टमेंट जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, आज के समय में क्या करना चाहिए जो ना तो परिवार का बच्चा मरे, ना परिवार उजड़े, ना कुछ ऐसी घटना घटे, ताकि वो सतर्क हों और अभी से वो संज्ञान में लें इन चीज़ों। देखिए, ये जो सारे देश में अब इस चीज़ का, क्योंकि प्रभाव सारे देश में होगा, पेड़ सारी जगह पे हैं, मैं ये कहूँगा कि लोगों को, सरकार को, जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उनको अपनी ग्रीनरी का, अपने पेड़ों के लिए पॉलिसी का, हेरिटेज पेड़ों के लिए पॉलिसी का रिव्यू करना चाहिए, ठीक तरह से रिव्यू करना चाहिए। और रिव्यू करने के बाद इस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त भी करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक ऑडिटिंग कह लो उसको, या एक कहते हैं कि उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि रियल टाइम, जिसको कहते हैं रियल टाइम एक्शन होना चाहिए कि एक फ़ाइल मैंने कंप्लेंट की वृक्ष को उखाड़ने के लिए, वृक्ष को प्रूनिंग करने के लिए, वो फाइल को वहाँ से अप्रूवल होकर प्रूनिंग होने में कितना वक्त लगता है, ये रियल टाइम असेसमेंट होनी चाहिए। तभी जाके पता लगेगा क्या हो रहा है। कि पहले जब एडवाइज़र साहब के पास ये होती थी पावर, उसको जब दिक्कत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, इस पावर को डेलीगेशन कर दिया। अब क्या हो रहा है कि एक कागज़ को उस हेड ऑफिस तक जाते जाते ही बहुत टाइम लगता है, फिर वो डाउन फैलाती है। यानी आप ये करें कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, अगर प्रोनिंग करवाना हो, पेड़ कटवाना हो, एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें वो कागज़ इधर से उधर जाते जाते जो है तब तक घटना घट जाती है। इसको और कैसे आसान बनाया जाए? मैंने ये देखा है कि एक एक पेड़ को काम करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी करी है कि उन्होंने 6-6 महीने हो गए उनकी शिकायत को, उनकी दूर को। एक पेड़ को वैसे भी नॉर्मली काटने में 30-40 दिन का लग जाता है टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम आजकल हो गया है, जो फाइलें हैं सारी डिजिटल मोड में जाती हैं, तो क्यों नहीं उसको एक टाइम बाउंड तरीके से उसको डिस्पोजल किया जाता। अगर वो टाइम बाउंड तरीके से डिस्पोजल करें तब जाके बात बनेगी। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात होती है, जब भी कोई घटना होती है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी का गठन हो गया है। लेकिन मुझे हैरानी की बात यह है कि उस कमेटी में जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर नहीं है ऑफिशियल्स हैं, जो वो बहुत लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार है उसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया है। जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी के एक छोटे जूनियर ऑफिसर को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि ये कमेटी कोई न्याय कर पाएगी, क्योंकि वो कमेटी सीनियर ऑफिसर्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकेगी। और मुझे इसीलिए मैं डिमांड करता हूँ कि मैंने पहले भी लिख के दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर, हमारे पास बहुत अच्छे सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं जो कि इन सब डिपार्टमेंटों से कंसर्न भी नहीं है, उसकी अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। या पहले ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की थी और उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे थे। तो इस तरह से एक न्यायपूर्ण और बिना पक्षपात के इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे। क्योंकि अब देखिए, ब्लेम गेम करना अलग बात होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच अगर होगी तो भविष्य में हमें फ़ायदा रहेगा सबको, और एक अच्छी पॉलिसी बन सकेगी। और लोगों की जो इस तरह की जानें जाती हैं, 5-6 जान जैसे मैं बताया है हो चुका है, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी और ये चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह गर्ग साहब आपने कमेटी को लेकर के सवाल उठाया है कि बहुत जूनियर लेवल के अधिकारी को इसमें रखा गया है कमेटी में, उसी तरह से एक यहाँ सीनियर एडवोकेट हैं सतिंदर सिंह, उन्होंने भी एक सवाल उठाया है कि पर्यावरणविद को भी इसमें रखना चाहिए था, क्योंकि कई चीज़ें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते करते उनको जानकारी ऐसी आ जाती है कि वो उसमें रह करके उनको सहायता कर सकेंगे और निष्पक्षता ज़्यादा मजबूत हो जाएगी उसमें। जैसे कि एक जज साहब हैं, कोई यहाँ पे नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी उस कमेटी में रखा जाना चाहिए था अगर सचमुच में प्रशासन कुछ करना चाहता है न्यायपूर्वक। देखिए, प्रशासन अगर सीरियस है इसमें, हमारे पास और भी 2-3 देखिए ये अच्छा सुझाव आया है। एनजीटी यहाँ पे है हमारे पास, उनका एक मेंबर लिया जा सकता है। दूसरे जो हमारे पास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो हमारे बिल्कुल यहाँ पे काम करती रहती है, उनका भी एक आदमी लिया जा सकता है। तभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ऐसे निष्पक्ष लोगों को
जो जज साहब हैं, कोई ऐसे जज रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट का रेफरेंस लेके वहाँ से जज की अपॉइंटमेंट हो सकती है, एनजीटी का मेंबर। तो इस तरह से अगर हम इस तरह की कमेटी बनाएंगे, उसके जो परिणाम होंगे वो परिणाम सबके लिए सुखद होंगे और सबके लिए बात होगी। और उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन होंगी वो ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में लागू करने के लिए उसका कुछ महत्व रहेगा। वरना ये जो कमेटी है, इसकी जो रिकमेंडेशन आएंगी या कोई भी बात आएगी वो बहुत लोकली रह जाएगी, वो प्रभावशाली भी नहीं होगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि 2 या 3 दिन हो गए उस कमेटी को बने हुए, अभी तक तो ये नहीं सुना गया कि उन्होंने कमेटी ने जाके कुछ ऐसा कुछ किया है, कुछ काम किया है। और 1 हफ्ते में कहा था कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो ये बात प्रशासन जाने और लोगों को ये पक्ष है कि ये जो इसका कोई रिज़ल्ट है वो कैसा रहेगा। हमारी तो रिक्वेस्ट लगा लो, अपील कहो, ये कहो कि सब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जाकि इस तरह का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये इस पूरे देश में कहीं पे भी नहीं हो, कहीं ना घटे ऐसी घटना। जो अभी जानकारी दे रहे थे आर के गर्ग साहब, जो विशेषज्ञ के तौर पे आपको बता रहे थे कि पेड़ों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए, अगर हेरिटेज है तो उनके साथ क्या क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब आपका बात करने के लिए। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।